Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. यूपी बीजेपी में क्या हो रहा है? पहले यह सुनने में आया कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई, और अब इतना कोहराम है कि पार्टी के नेताओं की नींद हराम हो गई। जी हां, हम बात कर रहे हैं पार्टी के भीतर हो रही इस हार की समीक्षा की। क्या है वजह और किस तरीके के दृश्य सामने आ रहे हैं, हम आपको ये दिखाएंगे। यह भी जानिए कि आखिर अयोध्या में ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन और महंत आपस में भिड़ गए, और बात वही चुनाव की। और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, क्या वाराणसी में प्रधानमंत्री की जिस बड़ी हार को दिखाया जा रहा है उसकी सच्चाई कुछ और है। 1.5 लाख से कुछ ज्यादा से पीएम जीते हैं, लेकिन पीएम का वोट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। हम इसके पूरे डेटा को समझेंगे। तो ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी अयोध्या की। अयोध्या में राजू दास सीधे प्रशासन से भिड़ गए और प्रशासन ने उनकी सुरक्षा आव न देखा ताव और उसे हटा डाला। और यह मामला इतना बढ़ चुका है कि अब राजू दास के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। दरअसल राजू दास महंत हैं हनुमानगढ़ी के, और जब से रिजल्ट आया है कहा जा रहा है कि उसके बाद से उन्होंने कई बयान दिए। खास करके उनके कुछ बयान आपत्तिजनक थे जो वायरल हुए, और उन बयानों के बाद प्रशासन के भीतर राजू दास को लेकर के एक जबरदस्त गुस्सा था। वो बयान ऐसे थे जिसे बोलना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने बयान दिए थे। हालांकि राजू दास का यह कहना है कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं गई। कार्यकर्ताओं की बात अगर प्रशासन से नहीं की जाएगी तो किससे की जाएगी। अयोध्या में लोगों के साथ जो हुआ, मुआवजे को लेकर के, घरों के तोड़फोड़ को लेकर के, और अगर लोग हमारे पास आते हैं तो हम प्रशासन, डीएम, एसपी से और प्रशासन से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। राजू दास के इन बयानों के बाद से ही दोनों के बीच जबरदस्त तनातनी थी। लेकिन अभी अयोध्या महोत्सव को लेकर 2 मंत्री पहुंचे थे, सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह, और यहां पर ही डीएम और राजू दास का आमना सामना हो गया। दरअसल कुछ दिन पहले राजू दास ने हार के बाद जब बयानबाजी शुरू की तो उसके बाद से ही प्रशासन उनकी कुंडली खंगालने लगा था, और उनके खिलाफ 2012, 2014 इस तरह के जितने उन पर मुकदमे थे उसकी बकायदा एक लिस्ट बना दी गई। और कहीं हो सकता है कि शायद राजू दास को इसकी भनक भी रही हो, लेकिन राजू दास के पास गनर थे, सुरक्षाकर्मी थे। प्रशासन इसलिए भड़का कि हार के बाद जब राजू दास ने बयानबाजी शुरू की, खास करके अयोध्या के लोगों और खास करके प्रशासन के खिलाफ जब उन्होंने खुले तौर पर बोलना शुरू किया, तो प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्रवाई अंदर ही अंदर शुरू कर दी। जिला समिति की बैठक बुलाई गई और उसमें उनके पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं आपराधिक, उसे खंगाला गया, और उसके बाद यह संस्तुति कर दी गई कि इनके पास जो गार्ड हैं, जो गनर हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, उन्हें नहीं दी जा सकती। लेकिन यह प्रशासन अंदर ही अंदर इस काम को कर रहा था। जब दोनों मंत्री बैठे थे, जयवीर सिंह और साथ साथ सूर्य प्रताप शाही, वहां पर मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ इस सेंस में कि दोनों के बीच कहासुनी हो गई, और कहासुनी में राजू दास ने, जो डीएम है नीतीश कुमार, उन पर उन्होंने टिप्पणी की। और जब टिप्पणी की, और खास करके राजू दास के मुताबिक उन्होंने कार्यकर्ताओं की बात उठाई कि अगर आप कार्यकर्ताओं को नहीं सुनेंगे तो यही हश्र होगा। इसके पहले उन्होंने यह भी कह दिया था कि अगर 24 में ये हारे हैं तो 27 बहुत मुश्किल है। इसके अलावा
अयोध्या वासियों पर भी हारने के बाद उनकी कुछ टिप्पणियां आई थी, जिसमें ब्लेम अयोध्या वासियों पर भी था और प्रशासन को यह मौका मिला। प्रशासन ने जैसे ही डीएम और राजू दास का आमना सामना उस मीटिंग में हुआ, डीएम बाहर निकले और उन्होंने पहले से हो रही कार्रवाई को लागू कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसी वक्त उनके गनर वापस बुला लिए गए। अब प्रशासन का तर्क यह है कि राजू दास ने अयोध्या वासियों के खिलाफ चुनाव के हार के बाद बहुत ही ज्यादा ऐसी बातें कही जिसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता, जिससे अयोध्या में वैमनस्य बढ़ रहा था और प्रशासन के नाते ऐसी बातों को लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी। उल्टे वो प्रशासन के गनर और सुरक्षा कर्मियों के साथ बेखौफ घूम रहे थे। ऐसा नहीं है कि राजू दास के खिलाफ जो मामले हैं उसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी। उनके खिलाफ जानकारी प्रशासन को बहुत पहले से है, या यूं कहें पब्लिक डोमेन में है। जो मामले दर्ज हैं राजू दास पर, जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं, लेकिन उस दिन मौका चुना गया क्योंकि जिस तरह की बातें, खास करके एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने जिले के डीएम और एसपी के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक बातें कही थी, जिसके बाद से प्रशासन बेहद नाराज था। प्रशासन के लोग बहुत नाराज थे। राजू दास का कहना है कि वो अपने लिए कुछ नहीं कह रहे, कार्यकर्ताओं को पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से जलील होना पड़ा है उसकी वजह से वो ऐसी बातें बोलते रहे। लेकिन प्रशासन को मौका मिला और इस मौके का फायदा उठाते हुए, यूं कहें, प्रशासन ने उनकी जो सुरक्षा है वो आनन फानन में हटा दी। इसके बाद से ये मामला बढ़ गया है। आप प्रशासन ने बकायदा उनके वीडियोस अब देने शुरू किए हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा है, क्या क्या उनके बयान हैं, और इसके अलावा राजू दास के खिलाफ जो केसेस हैं, जो मुकदमे रहे हैं, बकायदा उसकी जो कुंडली उन्होंने बनाई है उसे भी अब वो पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं। तो मूल लड़ाई दरअसल अयोध्या में अब कार्यकर्ताओं की न सुने जाने, जो वहां के लोग हैं उनको मुआवजा न मिल पाने प्रॉपर, और जिस तरीके से प्रशासन को लेकर के आम लोगों की नाराजगी है, हार की वजह तो वो मानी जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ, डीएम एसपी के खिलाफ जिस तरीके का बयान, जिस तरीके की बातें राजू दास ने कही, वो सबसे ज्यादा चुभा है प्रशासन को, और उन्होंने एक बार में ही जो उनकी सुरक्षा खींच ली। अब राजू दास ने कहा कि अब इसकी जिम्मेदारी डीएम को होगी क्योंकि उनके ऊपर खतरा है। सुनिए राजू दास को। ये तो कल की घटना है, दुर्भाग्य था वो घटना, कल की घटना है वो। कोई विवाद नहीं हुआ। विषय ये था कि हमारे माननीय प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी आए हुए थे। हम लोगों ने भी कुछ चर्चा उनसे करनी थी, तो वही चर्चा हम लोगों ने किया, और कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद, धन्यवाद है। और हम लोग बीजेपी के छोटे से कार्यकर्ता हैं, कोई बड़े कार्यकर्ता नहीं है। लगातार बीजेपी के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए काम करते हैं, हिंदू के लिए काम करते हैं, हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, राष्ट्रवाद पे काम करते हैं। और हम लोग चाहते थे तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री योगी जी के नेतृत्व में बने। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। लेकिन अयोध्या हारने के बाद थोड़ी सी पीड़ा हुई, दुख भी हुआ कि 38,000 करोड़ का बजट, 32,000 करोड़ का बजट, भव्य राम जन्मभूमि मंदिर, उसके बाद चुनाव हारना, ये दुखद था। तो वो दुखद था, तो इस चीज को लेकर तमाम बात हुआ, विवाद हुआ। शुरुआत वहां से हुई, तो मुझको लगता है कि कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगा। इसके नाते दुखद है हमारी सुरक्षा हटाना, और मुझको लगता है इससे कभी भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की हो। तो राजू दास को आपने सुना, लेकिन ये लड़ाई बहुत ऐसी नहीं है जो आसानी से रुकने वाली है। राजू दास अयोध्या के वो चेहरे हैं साधु संतों के जो बहुत ही फायर ब्रांड माने जाते हैं, और प्रशासन के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, और उनके साथ एक समर्थक वर्ग भी है, खास करके कार्यकर्ताओं का, जो पिछले कुछ सालों से इस बात को लेकर के परेशान है कि अयोध्या में उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। केस मुकदमे अपनी जगह, लेकिन अब राजू दास उन कार्यकर्ताओं की बात, कार्यकर्ताओं की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। उधर प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब इन पर कार्रवाई होगी। हालांकि
इन दोनों के बीच का विवाद अभी कितना तूल पकड़ेगा ये तो कहना मुश्किल है। क्या बीजेपी समझा बुझा करके मामले को शांत कर पाएगी, लेकिन प्रशासन में भी जबरदस्त रोष है और इस बार वो राजू दास को छोड़ने के मूड में भी नहीं है। हमें देखना है कि आखिर आगे होता क्या है। अब अगली खबर। दरअसल जब से समीक्षा का दौर बीजेपी के भीतर शुरू हुआ है तब से अलग अलग बातें सामने आने लगी हैं। कोई इसका ठीकरा संगठन पर फोड़ रहा है तो कार्यकर्ता इसके लिए सीधे सीधे प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। प्रशासन कार्यकर्ताओं की नहीं सुनता। जिले जिले में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी एक ही शिकायत आ रही है कि वो इस वक्त उनकी स्थिति ऐसी है कि न तो उनका कोई थानेदार सुनता है, ना ही कहीं पुलिस में उनकी सुनवाई है। उल्टे वो लोग अगर अपनी शिकायत लेकर जाते हैं तो जलील किए जा रहे हैं, उन्हें उल्टा पीटा जा रहा है। और ये सिर्फ कार्यकर्ताओं तक नहीं है, कार्यकर्ताओं के अलावा विधायक, मेयर, ऐसे लोग भी ऐसी शिकायतें अब करने लगे हैं। एक तरफ संगठन, एक तरफ वो प्रत्याशी जो सीधे सीधे कहीं विधायकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो कहीं संगठन के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सहयोगी दल के लोग भी बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं की कौन सुनेगा? कार्यकर्ता तो सीधी बातें कह रहा है कि कई सालों से उनकी बात, उनकी सही बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। ताजा वाकया है कल का, जब राजनाथ सिंह की लखनऊ यात्रा की तैयारी थी। आभार यात्रा के लिए राजनाथ सिंह लखनऊ आ रहे हैं, लेकिन उस मीटिंग को, जो कि उस दिन राजनाथ सिंह की तैयारियों के लिए जो मीटिंग बुलाई गई, दरअसल उस मीटिंग में सबने अपनी भड़ास निकाल डाली। मेयर ने कहा उनकी गाड़ी उठा ली गई, यहां तक कि उनकी गाड़ी को बगैर जुर्माने के छोड़ा तक नहीं गया, जबकि वो लखनऊ की मेयर है। नीरज बोरा ने अपनी शिकायत की कि यहां कोई प्रशासन किसी का नहीं सुन रहा। जब कार्यकर्ता किसी के नहीं है, कार्यकर्ता की बात कोई नहीं सुनेगा तो कार्यकर्ताओं में उत्साह कहां से आएगा, कौन वोट दिलाएगा। यहां तक कि कुछ जगहों पे कार्यकर्ताओं की आपस में हुई झड़प में प्रशासन ने कई कार्यकर्ताओं को पीट दिया था, यह भी बात सामने आई। और हालत यह है कि कई कार्यकर्ताओं ने तो अब पुलिस थानों में जाना छोड़ दिया, किसी से पैरवी करनी छोड़ दी। और ये ऐसी बातें हैं जो सबसे ज्यादा इन समीक्षा बैठकों में निकल रही हैं। हालांकि समीक्षा बैठक में अगर आप देखें तो कई जगहों से हंगामे की तस्वीरें आई हैं, वो चाहे फिरोजाबाद हो या फिर आप देखें तो डुमरियागंज, जहां से जगदंबिका पाल जीते हैं। तो डुमरियागंज की जो तस्वीरें हैं पहले देख लीजिए, हम इसको समझते हैं कि आखिर क्या यहां भी प्रशासन पर दोष है या फिर यहां नेताओं के आपसी कलह की वजह बनी है। दरअसल डुमरियागंज की सीट को जगदंबिका पाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने जीत ली। लेकिन उनके समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी के पूर्व मंत्री और बड़े नेता जो वाराणसी में बकायदा कुछ प्रभारी भी बनाए गए थे, पूर्व विधायक हैं, उनके समर्थकों ने भीतरघात किया। और यह हाथापाई की जो वजह बताई जा रही है वो ये कि समीक्षा बैठक के लिए जब 2 ऑब्जर्वर आए तो अंदर में जिन लोगों ने हराया है, ऐसा आरोप है जगदंबिका पाल के समर्थकों का, उनसे ही रिपोर्ट ली जा रही थी। और जिन लोगों ने कर्मठता दिखाते हुए जिताने में अपनी पूरी ताकत लगाई, दरअसल उनसे कोई पूछा नहीं जा रहा था। और इसे लेकर बाहर जो कार्यकर्ता थे उनमें इतना रोष हुआ कि वो बवाल मच गया। हाथापाई की नौबत आपको दिखाई दी। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ दिख रही है कि संगठन के भीतर जब समीक्षा चल रही है तो हारे प्रत्याशी हो या जीते प्रत्याशी हो, सबकी एक ही शिकायत है। और वो शिकायत यह है कि भीतरघात किया गया है। कहीं भीतरघात नेताओं ने किया, कहीं भीतरघात संगठन से आए कुछ लोगों ने किया, यहां तक उसकी शिकायत आई है। नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। लेकिन हार की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की उदासीनता।
और कार्यकर्ताओं को पिछले 5 सालों में कहा यह जा रहा है कि मिलने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जब उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो भी प्रशासन उनके साथ खड़ा नहीं दिखा, ना ही प्रशासन ने कोई मदद की। यहां तक कि नेताओं ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने भी अगर कोशिश की कि जेन्युइन बात सुनी जाए, कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह भी नहीं हुआ। और इसने पार्टी के भीतर, खास करके कार्यकर्ताओं के भीतर एक ऐसी निराशा और ऐसी उदासीनता पैदा की जिसकी वजह से बीजेपी के भीतर कोई जोश ही नहीं था। इसलिए जब वोटिंग चल रही थी तो इन लोगों ने अपना वोट देकर इतिश्री किया। लोगों को वोट निकालने, बूथ तक लोगों को ले जाने, पर्ची पहुंचाने, इसका काम कार्यकर्ताओं में जोश के साथ नहीं हुआ। और अब जब समीक्षा बैठक हो रही है तो बहुत सारे मुद्दे निकल करके आ रहे हैं। लेकिन एक बात और है, और वो बात ये कि चाहे जीते हुए बड़े नेता, बड़े चेहरे हों या फिर हारे हुए सांसद, सबों की शिकायत एक ही है कि उनके साथ पार्टी के भीतर लोगों ने धोखा किया है। हम इस पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि संगठन को लगता है कि उनकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं हुई। संगठन ने शुरुआती तौर पर अपने कामों को लेकर लोगों में ये, अपने कार्यकर्ताओं में या अपने संगठन से जुड़े लोगों में ये कहा कि संगठन के लिए जो मानक तय किए गए थे काम को लेकर के, उस चेकलिस्ट को अगर आप देखेंगे तो सारे काम वक्त पर हुए और सभी काम सही से हुए। यानी कि संगठन का कोई रोल इस हार में नहीं है। तो जब संगठन का रोल नहीं है तो आखिर बीजेपी हारी कैसे? अब दूसरी बात उठती है, हारी जरूर, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी और कार्यकर्ताओं का जो उदासीनता है, ये संगठन के लोगों के मुताबिक ये सबसे बड़ी वजह है। खैर, ये टोपी बदलने वाली बात है कि प्रशासन बीजेपी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर इसे डालेगा और जो संगठन के लोग हैं वो इसे निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन पर डाल रहे हैं। लेकिन सिर्फ संगठन की बात नहीं, अगर आप देखें तो बड़े चेहरे, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, ये ऐसे लोग हैं जो कि बीजेपी के सहयोगी दल हैं। अनुप्रिया पटेल 2 में से 1 सीट जीत पाई, अपनी सीट जीत पाई, और उसमें भी शुरुआत में वो कई राउंड तक पीछे थी। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर हार गए और संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद भी चुनाव हार गए। खुलकर फिलहाल सहयोगी दल के लोग नहीं बोल रहे, लेकिन उन्हें बीजेपी के भीतर जो मचा ये घमासान है वो इसके साथ खुद को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। दबी जुबान में सभी नेता ऐसी बातें कह रहे हैं, वो चाहे संजय निषाद हों, वो चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, या फिर अनुप्रिया पटेल की पार्टी के बड़े नेता। तो कुल मिलाकर ठीकरा फूटना शुरू हो चुका है, हंगामा आपको दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जो समीक्षा रिपोर्ट आती है उस पर नजर होगी कि आखिर क्या है। अब मुद्दों को लेकर जो नैरेटिव था वो फिलहाल दबा हुआ है। अब पूरा फोकस कार्यकर्ताओं की नाराजगी, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के साथ साथ जिन नेताओं ने भीतर घात किया है, जिन नेताओं ने बीजेपी के भीतर कहा जा रहा है कि अपने ही सांसदों को हराने की कोशिश की है, अब उस पर ये तमाम फोकस शिफ्ट हो गया है। देखना यह है कि इस समीक्षा बैठक से निकलता क्या है। अगली खबर। और अब हम आपको एक एनालिसिस दिखाने जा रहे हैं वाराणसी का। प्रधानमंत्री मोदी को इस बार महज 1.5 लाख मिले। कहा जाता है कि तकरीबन 3 लाख वोट उन्हें 2019 के मुकाबले कम मिले हैं। और 1.5 लाख वोट ऐसा वोट नहीं था जिसे कि जो कांग्रेस पार्टी जो चुनाव लड़ रही थी वो इसे कवर नहीं कर सकती थी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का इतने कम वोट से जीतना एक ऐसे चर्चा का विषय बना हुआ है जिसे लोग चुपचाप दबी जुबान में उसकी चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये कि प्रधानमंत्री मोदी का जो वोट आया,
प्रधानमंत्री मोदी को इस बार तकरीबन 55% के आसपास वोट मिले और पिछली बार उन्हें 60% से ज्यादा था, तकरीबन 63-64% में वोट मिले थे। उन्हें 8% वोट उनको मिले हुए जो पिछले वोट थे उससे कम है, लेकिन कुल वोट अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 60-62 हजार का ही वोट कम हुआ है। प्रधानमंत्री को पिछली बार 6,72,000 से थोड़ा ज्यादा वोट मिला था और इस बार उन्हें 6,12,000 वोट मिले। तो सिर्फ 60-62 हजार का अगर ये अंतर था तो इससे आखिर 3 लाख वोट कम कैसे हो गए, इसको हम समझते हैं। अब इस बार के आंकड़े को देख लीजिए जो वाराणसी के हैं, और आंकड़ों में आपको दिखाई देगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार 6,12,970 वोट मिले, जो कि 54.24% थे, जबकि अजय राय को, जो कि कांग्रेस से और सपा के जॉइंट कैंडिडेट थे, उन्हें इस बार 4,60,457 वोट मिले, जो कि 40.74% वोट था। यानी कि दोनों के बीच का जो गैप था वो तकरीबन 14% वोट का गैप था। और इस बार बीएसपी को 33,766 वोट मिले। इसी तरीके से नोटा यहां सबसे ज्यादा दबा है और 8,478 वोट नोटा ने लिया है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पिछले चुनाव से 2019 से, तो प्रधानमंत्री मोदी को तब मिला था 6,74,666 वोट, और तब 2 लोगों में वोट बटे थे विपक्ष के, शालिनी यादव जो फर्स्ट रनर अप थी और तब वो समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान से चुनाव में थी, उन्हें 1,95,159 वोट मिले थे, जो कि 18.40 उसका प्रतिशत था। और अजय राय तब भी लड़े थे और उन्हें मिला था 1,52,548, और ये तकरीबन 14.38% इनका वोट था। तो लगभग 35% वोट पिछली बार भी विपक्ष को मिला था अगर देखा जाए तो, और उसमें अगर और जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 36-37% वोट उन्हें पिछली बार विपक्ष को गया था। और इस बार जो वोट है वो वोट इसलिए कंसोलिडेटेड था क्योंकि अजय राय इकलौते चेहरे थे और उन्हें 40% से ज्यादा था। अगर आप और भी लोगों को जोड़ लें तो 41-42% के आसपास वाराणसी का वोट पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री की जो इस बार की हार है, दरअसल वो हार 1 लाख अगर देखा जाए तो 1,52,000 प्रधानमंत्री की जो जीत है, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री की जो जीत है वो 1,52,000 की जीत है, 1,52,000 की। शायद मैंने कहीं 1,62,000 कह दिया है तो उसके लिए क्षमा करिएगा, लेकिन 1,52,000 से कुछ ज्यादा की जीत है। और पिछली बार का अगर आप देखेंगे, क्योंकि फर्स्ट रनर अप जो था और उनके बीच का जो अंतर है वो तकरीबन 3,80,000 के आसपास का है। यानी 3,80,000 के वोट से पिछली बार पीएम जीते थे और इस बार वो 1,52,000 से जीते हैं, 52,000 से कुछ ज्यादा वोटों से जीते हैं। तो 3 लाख से ज्यादा वोटों की कमी हुई। लेकिन अगर वोट शेयर आप देखेंगे तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है। पीएम के वोट सिर्फ अगर घटे हैं तो 60,000 से कुछ ज्यादा घटे हैं उनके अपने वोट जो उन्हें मिले थे, लेकिन जो लीड है वो 3,80,000 से घटकर 1,52,000 तक आ गई। और इसकी वजह सिर्फ एक है कि पिछली बार 2 अलग अलग प्रत्याशी थे जिनमें आधा आधा वोटों का बंटवारा हुआ था और इस बार ये वोट एक मुश्त चले गए, इसलिए ऐसी लड़ाई दिखाई दे रही है मानो इतनी कांटे की लड़ाई हो गई। तो बहुत अंतर वोट का नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री के अपने वोट में कमी भी जरूर चिंता का विषय है। अब यह देखना है कि बीजेपी वाराणसी को लेकर किस तरीके के फैसले लेती है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।